हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनआईओएस साइंस का यूनिट नंबर 3। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले भी हम 2 चैप्टर बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, एटम्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और इससे इमीडिएट पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। वहां हमने बोला था कि देखा था कि कुछ एक जो फिलोसफर्स थे पुराने जमाने के ना, ग्रीक्स फिलोसफर खास करके जो थे, और इंडियन भी थे उनमें से कुछ एक, उनका ऐसा मानना था कि देखो, मैटर जो है आ, तोड़ा जा सकता है अनलिमिटेड टाइम, कुछ तो ये मानते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग मानते थे कि नहीं नहीं, एक लिमिट तक ही तोड़ा जा सकता है मैटर को, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। मतलब मैटर को तोड़ना चालू करोगे तो छोटा 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 कर सकते हो, बट एक लिमिट तक ही होगा, उसके आगे नहीं टूट सकता वो। कुछ लोग ये मानते थे, बट कुछ मानते थे कि नहीं जी, अनलिमिटेड टाइम तक तोड़ा जा सकता है, उसको छोटे का भी छोटा किया जा सकता है। बट ये तो ऑब्वियसली समझ में आ सकता है कि हाँ, एक लिमिट तो जरूर होगी कहीं ना कहीं। तो ये चीज हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने 500 बीसी में ही बता दिया था। ठीक है, और उन्होंने इसको नाम दिया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जहां तक हम जा सकते हैं उसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, उन्होंने नाम दिया था परमाणु का, कि परमाणु से नीचे, परमाणु लास्ट जहां तक हम तोड़ सकते हैं, परमाणु के आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये मानना था उनका। सेम ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्राइटस भी बोलते थे, ल्यूसिपस भी बोलते थे। देखो, अगर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, ग्रीक फिलोसोफर हैं, बस अपना नाम याद रखो, उतना ही काफी है। तो इन सब ने यही माना कि हाँ भी नहीं, मैटर को एक लिमिट तक ही तोड़ा जा सकता है। बट आज हम जानते हैं कि हाँ नहीं। और एटम जो नाम दिया ना, वो कहीं ना कहीं ग्रीक्स ने दिया था। एटम का मतलब होता है उनकी लैंग्वेज में इंडिविजिबल। ठीक, लेकिन आज हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं कि नहीं, एटम को भी फर्दर तोड़ा जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह आ चुके हैं। बट उस जमाने के हिसाब से भी उन्होंने इतना दूर तक सोच लिया, वो काफी था, है ना। चलो, तो आज हम लोग यहीं से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। 2-3 लॉ है, तेजी से पढ़ते हैं। और मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, आपको एकदम जो है सम एज समरी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो सबसे पहला लॉ जो है वो क्या कहता है, इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सा है, कुछ इसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं। मतलब अगर 2 रिएक्टेंट है, ए और बी, है ना, और उन दोनों को मिला करके अगर प्रोडक्ट बन रहा है, सी बनता है, मान लो ए की बनता है, तो ए बी का जितना मास होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो एक और बन जाता है, ए प्लस बी को हमने मिलाया और उससे बना हमारा सी प्लस डी, तो जो मास होगा ना ए प्लस बी का, वो बराबर हो जाएगा सी प्लस डी के हो। ठीक है, ये इतना सिंपल सा है। इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंच केमिस्ट ने। तो ये सब जानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपको, आप सिर्फ ये जान लो। ठीक, फिर एक और आया, साइंटिस्ट हुए जी, कौन, क्लॉड हुए और जोसेफ प्रॉस्ट हुए। उन्होंने थोड़ा सा और इसकी स्टडी की कि ये जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो ये क्या, मतलब कैसे भी बन कंबाइन हो सकते हैं, किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन उठता है ना, मान लो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो पानी का H2O, तो H2O ही क्यों है, H1.5O क्यों नहीं है, 1.3O क्यों नहीं है, या फिर HO 1.3 क्यों नहीं है। ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना, कि हो सकता था भाई इसमें भी हो। लेकिन देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली हम पाया गया, और बाद में सपोर्टिंग एनालिसिस भी जब हमने बहुत सारा किया, तो हमें पाया गया कि नहीं, हमेशा फिक्स्ड वो क्या होता है, एक प्रोपोर्शन में ही आते हैं 2 एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, मतलब हमेशा होल नंबर रहेगा, जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा 1.2, 2.8 या 3.4, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा होल नंबर में ही केमिकल कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये भी ढूंढा गया। इसके लिए एग्जांपल लिया इन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा, कि देखो हम जानते हैं H2O जो है, पानी जो है उसमें प्योर वाटर, जब प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ प्योर वाटर की, हम ये नहीं कि उसमें कुछ मिला हुआ हो, नमक वमक मिला हुआ हो, सिर्फ प्योर वाटर में क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ
ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम लें तो 1:8 होता है। मतलब क्या है कि इसमें 11.11% हाइड्रोजन है, 88.99% ऑक्सीजन है। ठीक, अगर हम 9 ग्राम पानी को डिकम्पोज करें, है ना, तोड़े पानी को, कैसे तोड़ सकते हैं पानी को? बिजली लगा करके टूट जाता है ना। आजकल तो आप लोग हाइड्रोजन सेल के बारे में पढ़ ही रहे होगे, देखा ही होगा वीडियो आपने कि पानी में अगर बिजली छोड़ दी जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डूब जाती है। तो वही 9 ग्राम अगर हम पानी लें और उसको डिकम्पोज करें तो हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाता है। फिर और एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने क्या किया, चालाकी की, 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया और उसको मिक्स किया 8 ग्राम ऑक्सीजन के, लेकिन मिक्सचर तो वही निकला, 9 ग्राम पानी और 2 ग्राम हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ए, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला, वो बना गया पानी। 2 ग्राम हाइड्रोजन किसी चीज के साथ रिएक्ट करने के लिए बची नहीं, है ना, तो वो अनरिएक्टेड रह गई वो। ठीक है, अगर कहीं पे भी ना ऐसा फॉर्मूला है कि H3.8O, तो ऐसा वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता अभी तक जितना प्रूव हुआ है। ठीक है ना, तो हमेशा होल नंबर ही रहेगा। ठीक है, होप आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ गई हो। डाल्टन्स थ्योरी, अब देखो डाल्टन जी बहुत बाद में आए, ये ऑलमोस्ट आपके 18th सेंचुरी में आए। तो इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने भी एटम को ही देखा। अब इन्होंने एटम के बारे में और भी कुछ एक चीजें पोस्टुलेट की, है ना, सजेस्ट की हमें कि एटम में ये चीजें भी होती हैं। 1803 में इनकी थ्योरी आती है, एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं उसमें, क्या क्या पोस्टुलेट्स था? पोस्टुलेट मतलब ये चीजें मान ली इन्होंने कि मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। इनका भी यही मानना था कि एटम से इंडिविजिबल है, क्योंकि उस समय तक ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुए थे कि उसको डिवाइड किया जा सके। आज भी बहुत सारी चीजें साइंस में ऐसी हैं जो अभी तक नहीं डिस्कवर हुई है ना, तो क्वाइट पॉसिबल है ना कि आगे चल के कुछ डिस्कवर हो, जैसे पहले उस जमाने में नहीं हुई थी। तो मैटर, इनका मानना था कि इंडिविजुअल एटम्स का बना हुआ होता है। ऑल द एटम्स इन अ गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। इनका मानना था कि एक एलिमेंट में, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है या ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो उनके सारे एटम्स जो है ना, उन सबका मास एक जैसा होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी। आगे चल के आप देखोगे वो भी गलत हो जाएगा इनका। फिर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड इन पर्टिकुलर सच एटम्स हैव डिफरेंट मासेस। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होंगे, है ना, और उनके अलग अलग मास होंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, छोटा होगा, ऑक्सीजन का बड़ा होगा, उसका मास भी ज्यादा होगा, ऐसे ही अलग अलग। फिर इनका मानना था एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द केमिकल रिएक्शन। उनका क्या कहना था कि एटम्स इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनको और छोटा नहीं किया जा सकता और ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रखते हैं केमिकल रिएक्शन में। The formation of compound from its elements occur through combination of atoms unlike elements in small whole number ratio। जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि स्मॉल हमेशा होल नंबर में ही होगा, कोई रेशियो में नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो वो ये बोल रहे हैं। तो ये पांचों पोस्टुलेट आप याद रखना, ये आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बारे में ये याद करने पड़ेंगे भाई। समझ तो गए हो, एक बार और सुनना, फिर पढ़ भी लेना और याद भी कर लेना। ठीक, अब इनकी चीजें हम देखें। जैसे डाल्टन का फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, लेकिन हमें पता चल रहा आगे चल के कि हाँ भी ये तो डिस्ट्रक्टिबल है ना। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है क्या, इसका पोस्टुलेट से कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन। वो कहता है कि केमिकल रिएक्शन में वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है ना, कि जितना इधर थे उतना ही उधर भी आएंगे, जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में भी आएंगे। ठीक, इनका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन को साफ साफ बताता है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि हमेशा होल नंबर में रहेंगे एलिमेंट्स, कभी भी ऐसे रेशियो में नहीं रहेंगे, वही इनका फिफ्थ पोस्टुलेट भी बोलता है। ठीक है, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। चलो, ये वही फिर से आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी वही बोलता है
जो आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला है कि व्हेन द टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, है ना, द masses of one element of these compound can be fixed mass of the other and the small ratio of the whole number. फॉर एग्जाम्पल देखो छोटा सा, ये देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। अब देखो एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या क्या आइटम बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो एक को अगर हम फिक्स मान लें, कार्बन कार्बन को फिक्स मान के चलते हैं कि उनका मास सेम रह रहा है ना, क्योंकि CO और CO2 है, मतलब हमें दिख रहा है कि कार्बन दोनों तरफ एक है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है वहाँ पे दो है, तो ये वही बता रहे हैं कि भाई जो कंपाउंड बनते हैं ना वो फिक्स्ड रेशियो में ही बनते हैं, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, लेकिन कभी भी बीच का कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी, ठीक है ना, हमेशा रेशियो एक होल नंबर ही रहेगा। ठीक, अब एटम क्या है, एटम को सिंपल भाषा में बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, है ना, जो एटम्स होते हैं, एटम से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड को हम मैटर बोलते हैं, जो हमारे आसपास में दिखता है ना, तो इस चलते एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गया, एटम से क्या बनता है, एलिमेंट्स बनते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, और एलिमेंट से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, और कंपाउंड का ही तो मैटर है पूरा दुनिया में, है ना, सॉल्ट क्या है, कंपाउंड ही तो है, तो उसको हम क्या किसमें काउंट करेंगे, मैटर में काउंट करेंगे ना, हर चीज दुनिया में वही है, कोई ना कोई एलिमेंट से बनी हुई है, कंपाउंड से बनी हुई है। व्हाट इज द साइज ऑफ द एटम, अब ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है भाई कि साइज कैसा है, हम डिक्लेयर करेंगे कि कितना बड़ा साइज है, तो अगर आप बात करो एटम का साइज ना बहुत छोटा है, जो आप किताब पढ़ रहे हो ना, तो उस पेज की जो थिकनेस है ना, उतनी सी थिकनेस में तो मिलियंस ऑफ लेयर बन जाएंगी, मतलब जैसे ईंट की दीवार बनाते हैं ना, तो ऐसे एक के ऊपर एक एटम की लेयर बनाओगे तो मिलियंस ऑफ एटम की लेयर के बाद एक तुम्हारा इतना पतला सा पेपर बनेगा, ठीक है, मतलब थिकनेस बनेगी उसकी। अब सोचो पेपर की थिकनेस क्या होती है यार, कुछ भी नहीं, उसमें मिलियंस चाहिए। तो हम एटम को क्या स्केल लगाते हैं, नैनोमीटर का, 10⁻⁹मीटर, 10⁻⁻⁹ का, ठीक है, उसके साइज को दर्शाने के लिए, ठीक है, आंख से तो दिखते नहीं है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। आपको एग्जांपल दिखाने के लिए दे रहा है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 10⁻⁻10। जो सैंड का ग्रेन होता है उसका साइज क्या होता है, 10⁻⁴। वो एटम से देखो कितना बड़ा है। वाटरमेलन का रेडियस जो होता है 10⁻⁻1, आपकी क्रिकेट बॉल भी 10⁻⁻1 है, तो उससे कितनी छोटी है देख लो, 10⁻⁹ है उससे, है ना। और ये जो है, अब तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है जिससे कि आप एटम को देख सकते हो, उनमें से एक है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, जिसको एसटीएम बोलते हैं, और ये देखो कॉपर के ऊपर का, कॉपर के सरफेस का एसटीएम के थ्रू एटम्स को दिखाया गया है। अब क्वेश्चन आता है एटॉमिक मास, साइज तो हमने देख लिया, अब मास की बात आती है कि मास क्या है भाई, ऑक्सीजन किसी भी एटम का, ये जो चीज दिख ही नहीं रही इतनी छोटी है, उसका मास लेना तो और मुश्किल काम है ना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, है ना, और पहले लिया जाता था हाइड्रोजन बेस्ड स्केल होता था, ठीक, हाइड्रोजन को ही माना जाता था कि ज्यादातर एटम हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो उसी को स्केल मान लिया जाता था, और माना जाता था कि उसी के इक्विवेलेंट सारे के सारे वेट्स होंगे, ठीक। और पहले क्या था, फॉर्मूला भी नहीं निकाल सकते थे किसी चीज का, इतने कंपाउंड्स ही नहीं बनाए हुए थे, तो बाद में जब डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब जाकर के बहुत सारे कंपाउंड बनने शुरू हुए ना केमिस्ट्री में, पहले तो इतने कंपाउंड भी नहीं होते थे, तो पहले फॉर्मूलाज भी नहीं होते थे, आप मानोगे, फॉर्मूला जो आज की डेट में आप आगे चल के बड़ी क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, अभी आगे भी पढ़ोगे बहुत ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, प्रोटीन के बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, सी कितने कितने होंगे, एच कितने बड़े होंगे, लेकिन उस जमाने में तो फॉर्मूला ही नहीं होता था, यहाँ तक कि पानी तक का फॉर्मूला नहीं पता था, बस ये पता था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, बट कितने हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन ये नहीं पता था इनको, ठीक है, ये मान के चलते थे, एजम्पशन कर लिया था कि ऑक्सीजन एटम का मास जो है लगभग लगभग 7.9 टाइम्स है हाइड्रोजन का, मतलब 8 गुना होता है ना ऑक्सीजन का। क्या रेशियो आ रहा था, 1:8 आ रहा था ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, उसका 16 मास होता है, तो 1:8 का रेशियो आ रहा था। तो इन्होंने यही माना कि ऑक्सीजन का जो एटम है
उसका मास 8 टाइम्स है हाइड्रोजन का, 7.9367 अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स। लेकिन ये सही तो था नहीं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो, वाटर जो है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बना हुआ है, तो उस हिसाब से तो कितना होना चाहिए था, 16 टाइम्स है अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन का एटम का मास एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। वो मान रहे थे सिर्फ 8 गुना, है ना। तो पहले वो लोग हाइड्रोजन स्केल यूज करते थे, लेकिन बाद में 1961 में देखो कितनी बात आ गई, है ना कहीं मैं बता रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर 45-50 के बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, बहुत रैपिडली ग्रोथ हुई। ठीक है, ये जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री के अंडर है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही होते हैं, पर ज्यादा केमिस्ट्री का है। तो 1961 में बात हुई कि भाई ऐसे तो नहीं काम चलेगा, एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है ना। फॉर एग्जांपल आप मान लो, आप जो स्केल भी यूज करते हो, तो 1 मीटर कहीं ना कहीं पे माना गया ना, हाँ इसको हम 1 मीटर मानेंगे, उसी को पूरी दुनिया मानती है ना। तो या 1 किलो है तो इतना को 1 किलो माना जाएगा, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया ना, उसके बाद पूरी दुनिया में वो चला। तो कार्बन 12 एटम लिया गया, उसको माना गया कि इसके वेट के बराबर हम मान लेंगे कि दुनिया एटॉमिक वेट है। और इसको नापा कैसे गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर करके एक मशीन आती है, ठीक है। तो माना गया कि C12 जो एटम है, उसका एक एटम का मास कितना होगा, 12 एटॉमिक मास होगा, एक एटम का मास 12 एटॉमिक मास। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, है ना। इसको डिफाइन करते हैं यू से। तो ये एटॉमिक वेट को अब हम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया में अभी इसी को रेफरेंस लेकर के बाकी सबका कैलकुलेट किया गया, ठीक है। अब छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ लो, मामला खत्म। आइसोटोप्स एंड एटॉमिक मास। अब देखो, डाल्टन तो मानता था कि एटम इंडिविजिबल है ना, लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि नहीं भाई, एटम के अंदर भी चीजें हैं। कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। कैसे याद रखोगे, पी प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा होगा, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन एन तो नो चार्ज, है ना, उससे याद रखो ऐसे, कहीं भूलोगे नहीं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पी से, है ना। न्यूट्रॉन एन है तो न्यूट्रल चार्ज मतलब जीरो चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। क्योंकि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज होती है ना, तो कौन होगा, तो मतलब प्लस माइनस बराबर बराबर होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा वो। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं एक एटम में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और न्यूक्लियस सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जेड से। एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, इसको जेड से डिफाइन करेंगे, ठीक। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। और मास नंबर को किससे डिफाइन करते हैं, ए से। अगर सिंबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जिस एलिमेंट का सिंबल लिखना है वो नाम, ऊपर में एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर, ठीक है। कैलकुलेट करना हो, अब देखो ये दे दे 12C6, अब बोले इसमें बताओ कि कितने कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हमें नहीं पता, बताओ कैसे बताओगे। 6 दिया हुआ है, 6 से हमें पता है कि ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 हो गया, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होगा, है ना। अब ये दो पता चल गया हमें। अब ये 12 जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पहले से पता है 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल गया, 12 माइनस 6, 6। इस केस में सब कुछ 6 ही है, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी इसमें आप आराम से निकाल सकते हो। होप आपको समझ में आ गया हो अब, है ना, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर, ठीक है। कुछ एक क्या है ना कि दुनिया में, अब पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि एक एटम के सारे एटॉमिक मास सेम होता है, यही पढ़ा था ना हमने कि एक एटम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनका मास भी सेम होता है, बट नेचर में ऐसा नहीं पाया गया, ठीक है। हमने देखा कि ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स के
मास अलग अलग है, जैसे ऑक्सीजन का ही, कार्बन का ही, है ना, कार्बन C12 भी है, कार्बन C14 भी आपको मिलेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का O16 है, O18 में है ना, O16 भी है, ठीक, O16 है, O17 है, O18 है, ऐसे अलग अलग ऑक्सीजन के हमें एटम्स मिले, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स है, ठीक है, याद रहेगा। एटॉमिक नंबर देख लो नीचे का सबका सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, तो क्या कहेंगे, आइसोटोप्स है। अब मास नंबर अलग होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, सॉरी न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में अलग अलग है ना, तभी तो मास अलग है सबका, ठीक है। बस इतना सा ही समझना है, और मैं आज इसको यहीं पे रोक देता हूँ। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, वरना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मुझे लगता है अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मैसेज करो हमें, है ना, कमेंट करो, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और मैं एकदम पेशेंटली धीरे धीरे बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। किताब जरूर पढ़ लेना यार, किताब पढ़ने का कोई वो नहीं है, वीडियो देखो लेकिन किताब भी पढ़ लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।